स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे सवाल ढूंढ करके लाया हूं। अगर आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक है। तो आपको पता होगा ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होता है बी बराबर आई आर, है ना। तो इसमें स्थिरांक पूछा यानी आर की वैल्यू पूछी, तो आर बराबर हो जाएगा बी अपॉन आई। ठीक है, तो बी अपॉन आई कौन सी में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी जो खोज करी थी ना, वो करी थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल जी का जो मान होता है उसकी खोज करी थी। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगला क्वेश्चन ये भी इसी से रिलेटेड है। मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पूछे जा रहे हैं ना इस टाइम, वो वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठाए हैं मैंने, और सबसे ज़्यादा जो बार पूछे गए हैं वो वाले भी। जैसे आप इसे देख सकते हो 3 बार तो पिछले एग्जाम में पूछा गया था, इस बार भी कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो आप ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चन को देखना, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सा आपके एग्जाम में आ जाए, तो आएगा ज़रूर। ठीक है, तो इसका जो है ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। तो इसका मान होता है 6.67, मैं लिख देता हूँ 6.6734 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो इसमें आप जो वैल्यू तो सबकी लगभग सेम ही है, थोड़ी बहुत इसमें डिफरेंस है, लेकिन इसकी जो मात्रक है ना, यानी कि जो यूनिट जो है वो सबकी आपको दिख रहा होगा, सबकी जो है अलग अलग है। तो अगर आपको केवल यूनिट पता है ना जी की, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसमें दे रखा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। तो देखिए, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, कभी पूछता है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर और कभी पूछता है परमाणु संख्या के आधार पर। तो यहाँ पर हमसे पूछा है परमाणु संख्या के आधार पर। तो परमाणु संख्या के आधार पर मोजले ने जो है अपना जो है नियम दिया था। ठीक है, इन्होंने वर्गीकृत किया था तत्वों को, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी आवर्त सारणी से ही है। तो आवर्त सारणी से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो मैंने सारे जो है ज़्यादातर क्वेश्चन इसके उठाए हैं, और भी टॉपिक के हैं, आप पूरी वीडियो देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये है, डोबेरेनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया था। तो उसे ट्राइड्स कहा था। ठीक है, त्रिक हिंदी में त्रिक कहेंगे और इंग्लिश में ट्राइड्स कहेंगे। ठीक है, तो ये डोबेरेनर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये ऑक्टेव होगा। ठीक है, ऑक्टेटस नहीं है, ये ऑक्टेव होगा। ऑक्टेव का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कहाँ तक लागू होता था। तो ये कैल्शियम तक लागू होता था। ठीक है, ऑक्टेव का न्यूलैंड का जो सिद्धांत था वो कैल्शियम तक लागू होता था। सी ए कैल्शियम, जो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको ये भरने हैं कि उसके जैसा दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है, कि जो लोहा होता है ना, लोहा Fe आयरन जो होता है, उससे इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है, लेकिन गुणों में एक जैसे होते हैं ये। तो वो कौन से 2 तत्व हैं जो आयरन के जैसे होते हैं गुणों में। तो वो कोबाल्ट और निकल होता है। ठीक है, कोबाल्ट और निकल हैं, लेकिन न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में इनको बहुत दूर रखा था। ठीक है, लेकिन ये होते एक जैसे ही हैं बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी पीरियोडिक टेबल से ही है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो इसमें जो है आपको पता ही होगा, मेंडलीव ने इसका आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा भी गया है इस वाले जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इनमें, और आप ध्यान रखने से। ठीक है, आपको वैसे ध्यान ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। मैंने पहले आवर्त सारणी के डाल दिए हैं, और टॉपिक वाइज ही मिलेंगे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है। तो मैंने आपको पीछे बताया था, मोजले ने जो दिया था वो दिया था परमाणु संख्या के आधार पर। यहाँ पर जो है मेंडलीव ने दिया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार
तत्वों को आवर्त सारणी में किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया था? तो ये बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो उस समय 63 जो है तत्व ज्ञात थे जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था, तब 63 थे। वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में 118 हो गए, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? क्षैतिज स्तंभ जो है ना, ये वाले स्तंभ, इन्हें वर्ग कहा जाता है, और ये ऐसे करके हैं ये पड़े हुए, इन्हें कहते हैं आवर्त। तो ध्यान रखना, ये 18 है स्तंभ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है। तो आपको पता होगा इसमें क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है जो आवर्त सारणी है ऐसे करके बनी हुई है, तो इस आवर्त सारणी में जो तत्वों का दूसरा वाला स्तंभ जो ये वाला है, ये क्या है? तो इसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। और पहला वाला जो है वो है क्षारीय धातु, दूसरा वाला क्षारीय मृदा धातु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पहले वाले स्तंभ को पूछ रहा है कि पहले वाले तत्वों को क्या कहा जाता है। तो इसमें पहला वाला जो है वो है क्षारीय धातुएं। मैंने आपको बता दिया, पहला वाला क्षार धातुएं हैं और दूसरा वाला क्षारीय मृदा धातुएं हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? तो आपको पता होगा ये आवर्त सारणी है इस तरह से कुछ, है ना। तो ये बाईं ओर यानी कि इस तरफ जो एक धातु है, इधर इस तरफ तो ज़्यादातर धातुएं ही हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा एक अधातु, तो एक अधातु है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एकमात्र अधातु है जो कि आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे टाइम से। और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो 58 से 71 वाले तत्वों को लेंथेनॉइड कहा जाता है, ठीक है, लेंथेनॉइड, ध्यान रखना, लेंथेनॉइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में नामित किया गया था। तो ईका एल्यूमिनियम जो है इसे गैलियम के नाम से, ठीक है, गैलियम के नाम से इसको नामित किया गया था। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और मुझे अच्छे से ध्यान, ये वाला क्वेश्चन जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2018 में तब पूछा गया था, तो मुझे अच्छे से याद है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैलियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक कमज़ोर बल है। तो इनमें से कौन सा कमज़ोर बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर बल है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, कमज़ोर बल सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किन पर निर्भर नहीं करता है? तो आपको इसका फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए किस पर निर्भर नहीं करता है इसके लिए। तो F बराबर होता है G m1m2/r², ठीक है। तो पहला दे रखा है उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी तो ये r हो गई, इस पर तो निर्भर करता है, तो ये तो आंसर होने का नहीं, ठीक है। अगला उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, तो गुणनफल ही आ गया दोनों का द्रव्यमान, तो ये भी आंसर नहीं होएगा। अगला गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय स्थिरांक ये g होता है, g होता है यहाँ पर गुरुत्वीय स्थिरांक, तो ये भी नहीं होगा। अगला उनके द्रव्यमानों का योग, तो इसमें देखिए आपको द्रव्यमानों का योग नहीं है, ये है द्रव्यमानों का गुणनफल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो इस पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की आरंभिक और अंतिम वस्तुओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे देख लेना एक बार और, ठीक है, ध्यान से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला हो गया था, मैंने करा दिया शुरू में ही। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। आपने देखा होगा किसी वस्तु को डुबाने का जब हम प्रयास करते हैं ऊपर से बल लगा करके, तो जो है ऊपर की ओर बल लगाता है, तो इस बल को क्या कहा जाता है? तो इस बल को कहते हैं ऊर्ध्वप्लावक बल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ऊर्ध्वप्लावक बल इसे कहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ध्यान से कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लग रही हो आपको बता देना कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आपको चाहिए, तो उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आपको पता होगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो वो जो है ना, ऊर्ध्वप्लावक बल में अभी पढ़ाया था ना मैंने आपको, तो वो इसी से रिलेटेड है, यानी कि जल में
जो भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे। तो आप यहीं से ध्यान कर सकते हैं कि देखो पनडुब्बी है, जल में चलती है, तो ये तो होगा ही होगा। लेक्टोमीटर है, दूध नापने का जो वो होता है ना एक तरह से स्केल, उसे लेक्टोमीटर कहते हैं। दूध मापने का जो यंत्र है एक तरह से, उसे कहते हैं, ठीक है, लेक्टोमीटर। तो ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर जो होता है ये भी करता है। यहाँ पर ओडोमीटर जो दिया हुआ है ना ये नहीं होता है, तो अब ओडोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल जो होता है वो कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के भार के बराबर। देखिए वस्तु कब तैरेगी, जब वस्तु जब ही तैरेगी जब उसके भार के बराबर जो है उत्प्लावक बल लगाया जाएगा, यानी कि उत्क्षेप बल उस पर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किसमें संचरण कर सकती है? सभी विकल्प होंगे या फिर केवल द्रव्य पदार्थ होंगे, केवल गैस होगा या फिर केवल ठोस पदार्थ होगा। बताइए किसमें तैर सकती है, यानी किसमें संचरण कर सकती है। तो आपको पता होगा ध्वनि, देखिए जब हम किसी धातु में मारेंगे तब भी हमें दूसरी जगह आवाज़ पहुंच जाती है ना, गैस में और ठोस पदार्थों में, सभी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम किस अवस्था में होना चाहिए? तो देखिए पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, वैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना तो आप जो है क्वेश्चन को सही कर देंगे। तो यहाँ पर सारे के सारे हो जाएंगे ना, ठोस द्रव गैस सभी में संचरण कर सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक या फिर इंफ्रासोनिक। तो जो कम आवृत्ति की जो ध्वनि होंगी ना उन्हें क्या कहेंगे हम, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक कहेंगे। अगर ज़्यादा आवृत्ति की होती है तो अल्ट्रासोनिक हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से क्या होगा, किसकी आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। इनमें से कौन सी आवृत्ति है जो मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है? तो आपको पता होगा मनुष्यों के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो है आवृत्ति हम सुन सकते हैं, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक की। तो आपको देखना है कौन सी इसके बीच नहीं है। देखिए 100 इसके बीच में है, 18,000 भी इसके बीच में है, 20,000 भी है। तो यहाँ पर 22,000 हर्ट्ज जो है ना वो 20,000 से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हमारे लिए अपश्रव्य हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी है? तो मैंने आपको बताया था 20,000 से जो कम है, ठीक है, और 20,000 से ज़्यादा, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम वाली जो आवृत्ति होती है ना वो हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखनी है 20 हर्ट्ज से कम वाली कौन सी है, तो वही होगी अपश्रव्य। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 20 हर्ट्ज से कम वाली आवृत्ति जो है उसे हम अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगें कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो बताइए क्या है ऐसा। तो आपको पता होगा ऊर्जा जो होती है ना, एनर्जी, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है, लेकिन एक बार देख लेना आप। जैसे 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ती है, ठीक है, बढ़ रहा है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगी? तो आपको यहाँ पर ऊर्जा का फॉर्मूला लगाना होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर आपको केवल यूनिट याद है ना तो आप कर सकते हैं। तो आपको पता होगा ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ऊर्जा की इकाई होती है जूल, ठीक है। तो यहाँ पर जूल कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो जूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी लगा करके आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1000 जूल। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान और वेग क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो आपको पता होगा संवेग का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो ये हो जाता है आपका संवेग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम
ठीक है, और वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का संवेग मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, तो द्रव्यमान यानी कि m गुणा v। तो द्रव्यमान कितना 85 है, ठीक है, और वेग कितना है 60 है, तो इनकी जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं एक बार। 0 का 0 आ जाएगा, 5 चंग 30 का 0 हासिल 3 और 6 अट्ठे 8 चंग 48 और आपके हासिल के बचे थे 3, ठीक है। तो 48 6 48, तो ये हो जाएगा आपका 5100। तो 5100। अब आपको जो है इसका मात्रक भी पता होना चाहिए। वैसे यहाँ पर 5100 में केवल जो है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है, तो यहीं से आप कर देंगे। वैसे इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो है आपको पता होगा कि इस बार जो है ना लाइट वाला चैप्टर उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके भी क्वेश्चन में मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। तो आपको पता हो उत्तल दर्पण जो होता है ना इसकी फोकस लंबाई बहुत ही धनात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव होती है। अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो आपका अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो कहाँ पर निर्मित होता है? फोकस पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, केंद्र पर या फिर केंद्र से दूर। तो जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखते हैं ना, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर? फोकस पर। अगला क्वेश्चन है, ये भी लाइट के चैप्टर से ही है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, किसमें नहीं होता है, ध्यान रखना है। कई बार हम यही देख करके लगा देते हैं आंसर, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है किसमें प्रयोग नहीं होता है। तो सर्च लाइट में, सौरबत्ती में, पश्चदर्शी दर्पण में या फिर गाड़ी की हेडलाइट में। तो आपको पता होगा कि सर्च लाइट में अवतल दर्पण का यूज़ होता है, सौरबत्ती में भी होता है और गाड़ी की हेडलाइट में भी होता है। लेकिन जो गाड़ी का पश्चदर्शी दर्पण होता है ना, साइड मिरर जिसे कहते हैं, तो उसमें होता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पश्चदर्शी दर्पण में उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं रेखीय आवर्धन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रेखीय आवर्धन। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो क्या होता है? बताइए क्या होता है? आवर्धक शीशा क्या होता है बताइए, जब तक बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या होगा जल्दी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर अवतल लेंस भी है, अवतल दर्पण भी है, उत्तल दर्पण भी है और उत्तल लेंस भी है। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ है, ठीक है। और वैसे आपको पता होगा कि लेवल अप करके ही पूछ रहा है इस बार, तो पता ही क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, आवर्धक शीशा जो होता है ना वो उत्तल लेंस का होता है, ठीक है, उत्तल लेंस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? अगला क्वेश्चन है, रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बताइए किसके कारण होता है तारों का टिमटिमाना? तो जो रात्रि के समय तारों का जो टिमटिमाना होता है वो आपको पता ही होगा क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ये ऐसी घटनाएं हैं जो कि अपवर्तन के कारण होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो ये झुकती है। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बन गया आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, दूसरा क्वेश्चन बनता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आपको सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती हुई दिखाए तो ये जाती है अभिलंब से दूर, ठीक है, और तीव्र गति हो जाती है इसकी, अगर सघन से विरल में जा रही है तो। और अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी, ठीक है, अभिलंब की ओर, और कम गति हो जाएगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो सरल से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी और तीव्र गति हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है?
तो जो है माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को क्या कहेंगे, बताइए ज़रूर, बताइए जल्दी बताइए दोस्तों, क्या कहेंगे। तो प्रकाश की किरणों के झुकाव को कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है ना। अब यहाँ पर आपको गिलास जो है कांच का लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टील के गिलास में तो दिखाई नहीं देगा, तो वही मैं सोच रहा था। तो बड़े आकार का दिखाई देगा, इसका क्या कारण है। तो इसका जो कारण होता है वो होता है प्रकाश का अपवर्तन, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। जैसे कोई छड़ होती है, अगर गिलास में पड़ी हुई है, मान लीजिए गिलास बना हुआ है, गिलास बना देता हूँ, जैसे ये गिलास बना हुआ है यहाँ पर, तो इसमें अगर कोई छड़ डालेंगे तो हल्की सी टेढ़ी दिखाई देगी, तो वो भी अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका ये है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए परिपथ में इनमें से किसका प्रवाह वामावर्त होता है। तो आप ये परिपथ देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एरो के निशान पर ध्यान देना होगा। तो ये एरो के जो निशाना किधर दिख रहा है आपको, ये क्लॉकवाइज है, यानी कि राइट हैंड है। यहाँ पर दे रखा है वामावर्त, लेकिन जो मैंने आपको जो निशान दिखाया ये है राइट हैंड, यानी कि दायां। ठीक है, दाएं ओर है, दक्षिणावर्त कहेंगे इसे संस्कृत में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम धारा जो होती है ना परिपथ में, अगर वो दाईं ओर बह रही है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होगा उल्टा होता है ना। धारा के प्रवाह के उल्टा होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो अगर यहाँ पर धारा दाईं ओर बह रही है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वामावर्त होगा। तो इसके हिसाब से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ, वैसे आपको आ गया होगा समझ में, कि अगर इसमें धारा का प्रवाह जो है दक्षिणावर्त हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वामावर्त होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए था यहाँ, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दोगुना हो जाता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होगा। यहाँ पर थोड़ा वो है, तो बताइए क्या प्रभाव होगा। अगर विभवांतर दोगुना हो जाता है तो प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको वही वाला फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, बी बराबर होता है आई आर। ठीक है, अगर विभवांतर दोगुना हो गया है तो प्रवाहित होने वाली धारा पर यानी कि आई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको दिख रहे होंगे दोनों के दोनों जो आपस में समानुपाती हैं, तो यहाँ पर भी दोगुना हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोगुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है, बताइए कौन सी है। टंगस्टन देख करके मन लगा देना, क्योंकि टंगस्टन जो है वो सुचालक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये बल्ब में यूज़ होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चांदी, यानी कि सिल्वर। ठीक है, तो चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत धारा जो है अच्छी तरह से बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है। ठीक है, विद्युत रोधी नहीं है, बताइए क्या नहीं है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपको इसका आंसर तो देखकर ही पता लग रहा होगा, क्योंकि कागज़ में तो बहती नहीं है, ना ही हीरा है, ना ही एबोनाइट है। ठीक है, तो नाइक्रोम जो होता है ना वो विद्युत रोधी नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी विद्युत रोधी हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने करी थी। तो आपको पता होगा बी बराबर आई आर होता है, तो इसकी खोज किसने करी थी, ओम ने करी थी, क्योंकि ये ओम का नियम है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम एक चालक यानी कंडक्टर में संवाहित और अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंध को बताता है। तो वही वाला बी बराबर आई आर, तो ये किसका नियम है, ओम का नियम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में। तो जल्दी आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।